दोस्तों नमस्कार। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें घटना चक्र का क्वेश्चन जो कि हम लोग शामिल किए हैं। हर सब्जेक्ट की अपेक्षा ये भी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग क्राउन से थ्योरी देख रहे हैं और घटना चक्र से उसका क्वेश्चन लगा रहे हैं, जो कि सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें जितने भी रेलवे का एग्जामिनेशन है उसको कवर करते हुए चल रहे हैं। और एक वीडियो उधर चल रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। लूसेंट का चल रहा है, उसके साथ में हम एसएससी का घटना चक्र लगा रहे हैं। ठीक है, जो लोग बीपीएससी यूपीएससी बड़े बड़े एग्जामिनेशन का पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, आपको दोनों वीडियो देखना होगा। आप देख लेंगे, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जो छोटे छोटे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो किसी एक बुक को फॉलो कर लेंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो आप चूज कर सकते हैं कि आप किस तरह के एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं। ओके, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आपको डेली का रूटीन सेट करना है और डेली का डेली वीडियो देखना है। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको जो भी बात हम बताने के लिए सोच रहे थे या बताने की कोशिश कर रहे थे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का ये पहला वीडियो है भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, और उधर क्राउन में चल रहा है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में देखिए, इसमें जो घटना चक्र में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि करके ये चैप्टर है। ठीक है, और उसमें क्राउन में तरह तरह के चैप्टर, इसमें छोटे छोटे पार्ट आते हैं, उसका अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। जैसे ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप जाकर जैसे वीडियो जो है उसमें लेक्चर 1 का ABCDE इस तरह से करके हम उसमें बना देंगे। ठीक है, उसका 3-4 वीडियो के बराबर इसका सिर्फ एक ही वीडियो रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, तो हम जो नागरिकता का जो चैप्टर है इसमें देखिए नागरिक दिखाई देते हैं, तो आप कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, नागरिकता मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व, जैसे ये देख रहे हैं चैप्टर, यहाँ के पहले नागरिकता जो है चैप्टर, मौलिक अधिकार जो चैप्टर उसमें है, उसके पहले का जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें एक ही में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सम्मिलित करके दिया है, तो ज़्यादा इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ये सब चीज़ समझने में। ठीक है, तो इसी को लेकर हम लोग चलेंगे। एक वीडियो में इसको हम पूरा कर देंगे। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक ही जगह रहेगा क्वेश्चन, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो कहता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कहता है कि भारत में कौन सा तिथि संविधान करिए भैया जी तुमने भारत में कौन सा तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। थोड़ा सा कुछ दिक्कत आया था बीच में, घर का प्रॉब्लम। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हम तत्पर हैं। भारत में कौन सा तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो है 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर कह रहे थे हम कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज वीडियो देखेंगे, कल वीडियो देखेंगे, परसों वीडियो देखेंगे, एक दिन ऐसा बूस्ट डेवलप आपके माइंड हो जाएगा कि आप बहुत ही ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। ठीक है, और देखिए, आप पहला वीडियो आप देख रहे हैं, ये गांठ बांध लीजिए कि
कि हम आज देख रहे हैं पहला वीडियो, उसके बाद फिर दूसरा वीडियो, मैंने 10 वीडियो देख लिए, तो फिर उसका रिवीजन भी करना है दोस्तों, क्योंकि ये जो है आपके दिमाग में नहीं रहने वाला, ये जो है आपके दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, आपके दिमाग से निकलने के लिए इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसको बैठा लिए तो आप समझिए एग्जामिनेशन में बहुत टाइम इसमें बचत होगा। जैसे मैथ रीजनिंग हो गया, उसमें तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें तो आप जैसे देखिए इसको ही यही क्वेश्चन आ गया आपके एग्ज़ाम में, तो क्या कीजिएगा, भारत में कौन सा तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि 26 नवंबर। ठीक है, तो कितना टाइम बचा, अब प्लस ये मैथ और रीजनिंग है, कितना एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको कम से कम 30 सेकंड लगता है, कम से कम 30 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को नज़रअंदाज ना करें। जो भी हम बता रहे हैं दोस्तों बहुत ही ट्रस्टेड है, हम बहुत सारे एग्जामिनेशन और बहुत सारे बच्चे से बात करते रहते हैं। ठीक है, हम तो हम तो यही लाइफ में रहते ही हैं कि हमें टीचर हैं, तो हमें तो आपसे थोड़ा बहुत तो ज़्यादा पता होगा दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा विश्वास रखें। जो भी हम अपने चैनल पे वीडियो डालते हैं वो ट्रस्टेड रहता है। ठीक है, चलिए, भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाया जाता है। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन था, इस तरह से पूछा गया था, यहाँ पे इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, अभिकथन और कारण, एसर्शन और रीजन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो एसर्शन में कह रहा है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ठीक है, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, ये दोनों आपको चूज करना है कि क्या है नहीं है। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन आ गए कि नहीं, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद सोचना है कि क्या दोनों सही है, क्या किसका कौन एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए, ए और आर दोनों सही है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, ये बात तो सही है। ठीक है, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी बात सही है। तो मीन्स एसर्शन और रीजन दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन आर मीन्स रीजन, एसर्शन की उचित व्याख्या नहीं है, मतलब इसका ये व्याख्या तो नहीं है। ठीक है, इसमें रहता जैसे देखिए कैसे आपको चूज करना, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू होता है, लागू हुआ है। ठीक है, लागू हुआ है, इसमें तो लागू हुआ है, लेकिन इसी से रिलेटेड ये नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है अलग चीज़ कह रहा है। ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद फिर आंसर पढ़िएगा। ठीक है, भारत के संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? भारत के संविधान के संदर्भ में कौन सा असंगत है, कथन असंगत है? यह कानूनी दस्तावेज नहीं है। भारत के संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? यह कानूनी दस्तावेज नहीं है। ठीक है, संविधान सभा में ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को? तो ये अपनाया है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को ये ध्वज अपनाया है, याद रखिएगा। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया है? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ये तो हम आपको बता दिए 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ठीक है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 3:2 होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? तो है रविंद्रनाथ टैगोर हैं।
और भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है। अब देखिए, विश्व की प्रजातंत्रवादी देश में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? तो है वो भारत का है। विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और विस्तृत है? तो वो है भारत का। ठीक है। अब देखिए, ये जो था वन लाइनर क्वेश्चन था। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन था। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे फिर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। ठीक है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। उससे पहले हमको ये याद रहना चाहिए कि जैसे हम थ्योरी पढ़ें उसके बाद फिर वन लाइनर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो हमको थ्योरी याद रहना चाहिए। इसलिए बच्चों, पूरा थ्योरी आप पहले देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अनुभव प्राप्त होगा, ज़्यादा मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बारी बारी से एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? तो कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो आप थ्योरी पढ़े होंगे, आपको खुद ब खुद डायरेक्टली तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। भारतीय परिषद एक्ट 1861 ईस्वी, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया है भारतीय परिषद एक्ट 1861 ईस्वी, 1861 ईस्वी को। ठीक है, और इसका व्याख्या भी देखते चलेंगे। देख रहे हैं, आप थ्योरी पढ़ें, उसके बाद वन लाइनर पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो व्याख्या के साथ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना ज़्यादा मतलब कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, ये बात आती है। अब देखिए, व्याख्या है, यह पहला अवसर था जब 1861 के अधिनियम में गैर सरकारी तत्वों को विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार किया गया। कहा जाता है कि इसके द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधानमंडलों की नींव पड़ी। पहली बार देशवासियों को विधि निर्माण के कार्य में अंशतः भाग लेने का अवसर मिला। ठीक है, तो ये व्याख्या था आपका। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? अल्पकालिक सिद्ध हुआ। अब इसमें से आपको चूज करना है आंसर कौन है। जो देखिए, थ्योरी में हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से थोड़ा टाइम देकर आपको समझाया गया है। ठीक है, तो वहाँ आप मेहनत कर लेते हैं तो यहाँ पे इन सारी बातों को नज़रअंदाज भी करिएगा, तो वहाँ से तो आप पढ़ ही लिए हैं। ठीक है, यहाँ जो व्याख्या पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं, वहीं से आपको कनेक्ट हो जाएगा, तार जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट। क्या कर रहा था क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? अल्पकालिक सिद्ध हुआ तो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में सबसे अल्पकालिक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था,
क्योंकि इसके शीघ्र बाद ही 1786 ईस्वी का संशोधन एक्ट तथा 1793 ईस्वी में चार्टर एक्ट आ गए थे। ठीक है, जो किस तरह से भारत में कह रहे हैं, मतलब भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक का प्रयोग में सबसे अल्पकालिक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, क्योंकि इसके शीघ्र मीन्स 1784 मतलब शीघ्र मतलब इसके बाद 1786 ईस्वी का संशोधन एक्ट तथा 1793 ईस्वी में चार्टर एक्ट आ गए थे। ठीक है, संशोधन एक्ट, उसके बाद चार्टर एक्ट आया था। पहले आया था पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद संशोधन एक्ट आया, उसके बाद चार्टर एक्ट आ गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कब आया था, तो 1784 ईस्वी में। उसके बाद आया था संशोधन एक्ट 1786 ईस्वी में, उसके बाद फिर आया था चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में। ओके, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? किसका विशिष्ट लक्षण था? तो दोस्तों, इसका आंसर आपके सामने है, आपको बताना है। ठीक है, आपको पता चल गया हो कौन सा आंसर है जो, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? तो था भारत सरकार अधिनियम 1919 का, भारत सरकार अधिनियम 1919 का। ठीक है, इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कहता है कि वर्ष 1909 के बाद भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 2019 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सिखों पर भी विस्तारित कर दिया गया। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो है संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, हुए थे, कौन थे? आपको बताना, आपके सामने आंसर पड़ा हुआ है, आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों, विभिन्न प्रदेश की विधान सभाओं से चयनित, विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे थे विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित, विभिन्न देशों की विधान सभाओं से चयनित। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसीलिए इतना कठिनाई के साथ हम लोग देखें। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले कि हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेंगे, हमें संतुष्टि मिल जाएगा। संतुष्टि मिलने का अर्थ यही है कि व्याख्या देख लेते हैं तो दोबारा हम एक तरह से समझिए थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ज़्यादा नज़र आता है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रदेश की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। याद रखिएगा, ये सब जो चीज़ है ना, कभी नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? जो भी सदस्य नहीं थे उसको आपको टिक लगाना। देखिए कितना सारा एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है।
जितने भी सारे इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका आंसर कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो है थे, के.एम. मुंशी है थे, अबुल कलाम आज़ाद है थे। अब देखिए ये नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, महात्मा गांधी नहीं थे। तो इसका व्याख्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। कष्ट तो थोड़ा बहुत होगा पढ़ने में, लेकिन दोस्तों जो कष्ट को निभा लिए वो तो तरक्की के राह पे चढ़ने से उनको कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, कोई रोक नहीं सकता उनको, कोई नहीं रोक सकता। ये गांठ बांध लीजिए आप। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा के अस्थाई सभापति थे। अस्थाई सभापति कौन थे? आपको चूज करना है इन ऑप्शन से। ठीक है, देखिए ये जो है कितने एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा श्री सच्चिदानंद। भारत की संविधान सभा के अस्थाई सभापति थे श्री सच्चिदानंद। श्री सच्चिदानंद। आइए इन क्वेश्चनों का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई सभापति बनाया गया था। अस्थाई सभापति बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदा सिन्हा ने ही संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ओके दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, उसको ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते थे। ठीक है, जो संविधान का मसौदा तैयार करने वाला जो समिति था उसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते थे। तो संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष इसमें कौन थे दोस्तों? तो उसका अध्यक्ष थे कौन? तो आपको मालूम होना चाहिए कि B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है कितने साल पूछा गया है, कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इतने सारे एग्जामिनेशन में आ रहा है तो आप समझिए कि बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह से ही पूछ सकता था, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य शामिल थे? ठीक है, कितने सदस्य शामिल थे? तो आपको दोस्तों व्याख्या से ये पता चल जाएगा कि कितने सदस्य शामिल थे। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है RRB मुंबई ASM परीक्षा 2006 में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि आप उस पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये भी क्वेश्चन सही है। दोस्तों इसका व्याख्या है इस क्वेश्चन का, संविधान के, और वो जो क्वेश्चन लास्ट में हम लोग पढ़े थे उसका भी आंसर आपको इसी से मिल जाएगा। तो संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चुना गया। मतलब 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, इनको चुना गया। इस समिति में अध्यक्ष सहित अध्यक्ष को साथ में रखते हुए कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य कुल मिला के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? तो दोस्तों ये था आपका
आंसर का पार्ट है, आपको बताना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा BN राव। BN राव। तो निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? तो BN राव। BN राव। ठीक है, तो इसका व्याख्या इस प्रकार से, संविधान, एक मिनट, संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। इन्होंने 17 मार्च 1947 को प्रांतीय विधानमंडलों एवं केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में उनके विचारों को जानने के लिए एक प्रश्नावली भेजी। प्रश्नावली में शामिल प्रश्नों के उत्तर के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था? किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों आपके सामने आंसर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया? अस्थाई अध्यक्ष चुना गया दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, अब इसको अलग तरीके से देखिए, कितने तरीके से इसको क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी हम देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि निर्वाचन सभा मीन्स कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? इस तरह से भी पूछ सकता है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन इसका भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 11 दिसंबर 1946 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा व्याख्या देख लेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा सब क्वेश्चन का आंसर कैसे तार जुड़ता है जो। अब देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ठीक है, बाद में सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ठीक है, निर्वाचन सभा के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अभी जो लास्ट में हम क्वेश्चन देखे थे वो क्या था, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 उसका आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह से तार जोड़ रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? अभी हम ऊपर इसमें व्याख्या में भी बताए हैं, और क्राउन सामान्य ज्ञान का जो थ्योरी चल रहा है दोस्तों उसमें भी हम लोग चर्चा किए थे। कितने था? तो था इसमें 17। ठीक है, 17 याद रखिएगा। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? कितनी समितियों का? ठीक है, तो 17 समितियों का गठन किया गया था। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं, वहाँ से स्पष्ट रूप से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो व्याख्या इस प्रकार से है। व्याख्या दोस्तों इस प्रकार से है, संविधान सभा द्वारा गठित समितियों को 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? प्रक्रिया संबंधी समिति
और दूसरा होगा विषय सभा द्वारा गठित संबंधी, विषय सभा द्वारा गठित संबंधी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रक्रिया संबंधी समिति। पहला है प्रक्रिया नियम समिति, दूसरा है वित्त तथा कार्मिक समिति, तीसरा है अधिकार समिति, चौथा है सभा समिति, पांचवा है गैलरी समिति, छठा है परिचालन समिति, सातवां है कार्यवाही समिति, आठवां है हिंदी अनुवाद समिति और नौवां है उर्दू अनुवाद समिति। ठीक है। और जो दसवां जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभाव समीक्षा समिति। ठीक है। और अगला जो है जो बी नंबर में हम लोग चर्चा किए थे वो इस प्रकार है कि विषय सभा द्वारा गठित संबंधी मतलब समिति। विषय सभा द्वारा गठित समिति कौन कौन है? रियासत समझौता खत्री समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, असम के बाहर समिति, उत्तर पूर्वी सीमा समिति, उत्तर पश्चिम सीमा समिति, संघ की शक्ति से संबंधित समिति, प्रांतीय संविधान से संबंधित समिति और प्रारूप समिति, वित्तीय प्रावधान विशेषज्ञ समिति, मुख्य आयुक्त के प्रांतों से संबंधित समिति, संविधान प्रारूप परीक्षण समिति। ठीक है। और 13, 14, 15, 16, 17 किस प्रकार से है वो हम अभी देखेंगे। संघीय संविधान से संबंधित समिति, राष्ट्रीय ध्वज अस्थायी समिति, उच्चतम न्यायालय अस्थायी समिति, भाषाई प्रांतों से संबंधित समिति और परामर्श समिति। ठीक है। आपको अच्छी तरह से ये पता चल गया होगा कि ये 17 है। ठीक है। एक्चुअली में ये 17 है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वो किस प्रकार से है आप जानिए। कह रहा है क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। किसके द्वारा नष्ट की जा सकती है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है। आपको तो आंसर पता हो गया होगा क्योंकि आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, थ्योरी का वीडियो देख चुके हैं क्राउन सामान्य ज्ञान का, तो ये सब क्वेश्चन उसमें सारा का सारा दिया हुआ है। ठीक है। व्याख्या के पहले हम तो क्वेश्चन का आंसर बता दें। साम्यवाद, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है तो वो है साम्यवाद। ठीक है। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है व्याख्या। तो व्याख्या क्या कहता है आतंकवाद तथा विद्रोह द्वारा प्रजातंत्र को स्थिर या कमजोर किया जा सकता है, लेकिन उसकी जड़ों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। जबकि साम्यवाद प्रजातंत्र के विपरीत एक शासन प्रणाली है जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों को ही बदल देती है, मूल सिद्धांतों को बदल देता है। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, भारतीय संविधान है। इधर साइड देखिए ऑप्शन है बहुत ही कठोर। ठीक है। और आगे 3 ऑप्शन और है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से 3 ऑप्शन है। तो ऑप्शन आपको दिख गया होगा 3 कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो ये 3 ऑप्शन है। ठीक है। आपको आंसर बताना है। 2 ऑप्शन उधर था बहुत ही कठोर और बी में था कठोर। ठीक है। तो उसको चूज करके इसको में मिला करके आपको आंसर देना है कि भारतीय संविधान है। अब देखिए इसका आंसर है अंशतः कठोर और असंतः लचीला। असंतः कठोर और असंतः लचीला था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान में नम्यता तथा अनम्यता कठोरता के लक्षण एक साथ विद्यमान हैं। यह संविधान इसलिए नम्य है क्योंकि इसके अधिकतर प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है,
जबकि कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए भारतीय संविधान अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला है। ठीक है, चलिए आपको पता चल गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष मीन्स सेकुलर देश है। इसका तात्पर्य किससे है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका किससे साक्ष्य मिलता है? ठीक है, तो आपको आंसर बताना है उसका। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ओके, इसी क्वेश्चन को आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो आप व्याख्या देखिए, उसके बाद फिर अमल कीजिएगा, आपको ज़रूर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो व्याख्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष में सेकुलर देश है। इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। राज्य धर्म के संदर्भ में पूर्णतः तटस्थ है तथा राज्य प्रत्येक धर्म का समान आदर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि गणतंत्र होता है। आपका ऑप्शन ये रहा, गणतंत्र होता है, क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। 2 पार्ट में लगता है करना पड़ जाएगा। हम तो सोच रहे थे एक ही पार्ट में कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, 37 मिनट का हो गया है। कम से कम इसमें हम 40-45 मिनट का वीडियो रख लेते हैं, उसके बाद फिर एक पार्ट और बना लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसका जो गणतंत्र होता है, इसका जो आंसर में था राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, तो उसी का ये व्याख्या है कि गणतंत्र से तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र से है जिसके प्रमुख का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचन पर आधारित होता है। यथा भारत के प्रमुख मीन्स राष्ट्रपति का पद निर्वाचन पर आधारित है, जबकि ब्रिटेन में यह पद वंशानुगत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? वो मित्र? तो आप बताएंगे आंसर के तौर पे, इन सारी ऑप्शन में ही आंसर है। ठीक, तो आप बताएंगे 389 सदस्य। ठीक है, तो आप देखिए इसका व्याख्या किस प्रकार से है वो देख लेते हैं। इसका व्याख्या कहता है, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार कहता है कि जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व चुना था। ठीक है, इन प्रतिनिधि को चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं अपितु प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधि को करना था। इस चुनाव में कुल 389 सदस्य संविधान सभा की अध्यक्षता हेतु निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो हम लोगों ने 15 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको हम बता देते हैं, अभी बताते हैं। टोटल क्वेश्चन है इसमें 49 क्वेश्चन। तो कम से कम इसमें हम 20 क्वेश्चन तक
करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन तक कर लेंगे तो आगे हम सबको बहुत सहायता मिलेगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर वीडियो लंबा हो चुका है, तो चलिए हम यहीं पे आपके लिए समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो भी लंबा नहीं होना चाहिए, 40 मिनट का वीडियो हो गया है। तो हम जितनी भी बात हम आपको इस चैप्टर में या इस वीडियो में बताए हैं, इस लेक्चर में आपको बताए हैं, उन सारी बातों को अपने ध्यान लगाकर लाइफ में उतारिएगा दोस्तों, बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। जहाँ तक हो सके हम सहायता करने के लिए पूर्ण रूपेण से तैयार हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करना है। किस तरह से तैयारी करना है वो तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ तैयारी करना है, तैयारी करते जाना है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहीं पे विदा लेते हैं और फिर से अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।